नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है लागत की धारणाएँ। अर्थशास्त्र में लागत शब्द को कई अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। विशेषतया मुद्रा लागत, मनी कॉस्ट, अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वास्तविक लागत, रियल कॉस्ट, निजी लागत बनाम सामाजिक लागत, लेखांकन लागतें तथा आर्थिक लागतें। लेखांकन लागतें अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉस्ट। हम सबसे पहले देखते हैं मुद्रा लागत क्या होती है। आजकल की सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली धारणा मुद्रा लागत की है, जिसको हम वित्तीय लागतें भी कह सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि मुद्रा के रूप में वे सारे भुगतान जो कोई उत्पादक अन्यों को जो उसे उत्पादन में प्रयोग होने वाले साधनों और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं उनको जो देता है वो कहलाती है आपकी मुद्रा लागत, जिसको हम वित्तीय लागतें भी कहते हैं। दूसरी प्रकार की लागत है अवसर लागत, जिसको हम परिभाषित करते हैं। अवसर लागत किसी वस्तु की अवसर लागत वह अन्य सर्वोत्तम वैकल्पिक वस्तु है जिसका परित्याग किया जाता है। अवसर लागत की श्रेणी में आती है। अवसर लागत को इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं। किसी वस्तु की अवसर लागत परित्याग किया गया अन्य सर्वोत्तम वैकल्पिक ही होता है। अर्थात किसी वस्तु को उत्पादित करने को अवसर लागत उन्हीं साधनों से उत्पादित की जा सकने वाली कोई अन्य वैकल्पिक वस्तु नहीं, बल्कि वह केवल सबसे मूल्यवान अन्य वस्तु है जो उन्हीं साधनों से उत्पादित की जा सकती है। कहने का मतलब यह हुआ कि अवसर लागत वह लागत होती है जो उस साधन से कोई अन्य वस्तु हम लोग बनाएंगे, उसका जो परित्याग कर रहे हैं वह कहलाती है अवसर लागत। इसके बाद में आती है आपकी वास्तविक लागत। वास्तविक लागत क्या होती है? वास्तविक लागत के अंतर्गत हम बता सकते हैं आपको कि ये वास्तव में एक उत्पादनकर्ता को कितनी लागत वहन करनी पड़ रही है, एक्चुअल उसकी लागत क्या है, इसको हम कहते हैं वास्तविक लागत। जिसमें उसका त्याग भी सम्मिलित होता है, उसका जो वो दुख उठाता है, वो कष्ट उठाता है उस उत्पादन को, उस वस्तु को उत्पादन करने के लिए, उन सभी को अगर इंक्लूड कर लेंगे तो वह कहलाती है आपकी वास्तविक लागत। एक होती है निजी लागत। निजी लागतों के अंतर्गत उत्पादित की जाने वाली वस्तु के उत्पादक तथा कीमत से संबंधित निर्णय करते समय एक उत्पादककर्ता ये ध्यान में रखता है कि निजी लागतों के अतिरिक्त एक फर्म द्वारा वस्तु का उत्पादन अन्य लोगों की कुछ ऐसे लाभ या हानियां पहुंचाता है जिसका वह वस्तु की उत्पादकता तथा कीमत से संबंधित निर्णय लेते समय ध्यान रखता है। ये कहलाता है आपकी निजी लागत। दो प्रकार की लागत है, हम इसको क्लेरिफाई करने की कोशिश करते हैं। एक होती है निजी लागत जो उत्पादनकर्ता को वहन करनी पड़ती किसी वस्तु को निर्माण करने में। एक होती है सामाजिक लागत जो उत्पादनकर्ता को वहन नहीं करनी पड़ती लेकिन उसको समाज को उसको वहन करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो उस फैक्ट्री का जो पॉल्यूशन होता है वो पॉल्यूशन से वहाँ आसपास के रहने वाले लोगों को बीमारियाँ होती है या अन्य प्रकार की प्रॉब्लम्स वहन करनी पड़ती है, तो वो कहलाती है सामाजिक लागत, लेकिन वो निजी लागतों में शामिल नहीं होती। निजी लागतों में वो लागत आती है जो उत्पादनकर्ता वहन करता है, मुद्रा के रूप में उसको पे करता है। लेकिन सामाजिक लागतों में वह लागत आती है जो अन्य समाज को वहन करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक कोई दुकान वाला है, दुकान चला रहा है, उसका आगे जो पार्किंग वगैरह है, बाइक वगैरह खरीदते हैं, उससे आने जाने वाले को जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो कहलाती है सामाजिक लागत। इसके अलावा हम लागतों के अन्य रूप देखते हैं। एक होते हैं लेखांकन लागतें तथा आर्थिक लागतें।
आर्थिक लागतों में, लेखांकन लागतों में अगर हम अस्पष्ट लागतों को जोड़ देंगे, अगर हम आर्थिक लागतों में क्या करेंगे, लेखांकन लागतों को उसमें से अस्पष्ट लागतों को, जैसे भी स्क्रीन पे दिखा रखा है, दोनों को जोड़ देंगे तो वो कहलाएगी आपकी आर्थिक लागतें। अर्थशास्त्र में लेखांकन लागतों को भी ध्यान में रखा जाता है। इसके इसके अंतर्गत हम मुद्रा की मात्रा को भी ध्यान में रखते हैं, जो कि साहसी तब अर्जित कर सकता है जबकि वह अपनी मौद्रिक पूंजी विनियोजित किए हुए होता है तथा अपनी सेवाओं एवं साधनों को अन्य सर्वोत्तम वैकल्पिक उपयोगों में बेच दिया होता है। विभिन्न साधनों को किराए पर लेने या खरीदने के लिए फर्म द्वारा किए जाने वाले प्रतिनिधित्वात्मक नगद भुगतान या लेखांकन लागतें स्पष्ट लागतों भी कही जाती है। वापिस से इसको समझाते हैं आपको कि लेखांकन लागतों के अंतर्गत ये उत्पादनकर्ता ये देखता है कि यदि मैं अपने धन को या अपनी पूंजी को कहीं अन्य जगह निवेश करता तो उसके बदले मुझे ब्याज मिलता है, तो उस ब्याज को भी वह उत्पादनकर्ता जोड़ता है। साथ में वह ये मानता है कि अगर मैं कहीं अन्य जगह अपनी स्वयं उत्पादन न करके मैं अन्य जगह वर्क करता तो उसके बदले में मुझे पारिश्रमिक मिलता, तो अन्य जगह का उसका पारिश्रमिक, उसने जो पूंजी निवेश कर रखी है उसका जो ब्याज है उसको भी जोड़ता है। ये सब लेखांकन लागतों का एक हिस्सा होती है, एक भाग होती है। इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार की लागतें होती हैं। वापिस दोहरा रहा हूँ, नंबर 1 मुद्रा लागत है, नंबर 2 अवसर लागत, नंबर 3 वास्तविक लागत, नंबर 4 निजी लागत अथवा सामाजिक लागत और नंबर 5 लेखांकन लागतें अथवा आर्थिक लागतें। इसके अंतर्गत अवसर लागत एक इम्पोर्टेंट होती है और सामाजिक लागत को भी हम मान सकते हैं, और सामान्यतः मुद्रा लागत को तो एक बोलचाल की भाषा में एक आम अवधारणा के रूप में प्रयोग किया जाता है। साधारणतया अब हम लागत फलन की बात करते हैं। लागत फलन 2 प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन लागत फलन तथा दीर्घकालीन लागत फलन। अल्पकालीन वह अवधि होती है जिसमें उत्पादन के कुछ साधन स्थिर रखे जाते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकालीन वह अवधि होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकालीन लागत में या तो एक साधन स्थिर रहता है, 4 साधन परिवर्तनशील हो सकते हैं, 2 साधन स्थिर रह सकते हैं, 3 स्थिर रह सकते हैं। लेकिन इस अवधि की ये इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि इसमें कुछ साधनों को स्थिर रखा जाता है और कुछ साधनों को परिवर्तनशील रखा जाता है। हम यहाँ पर दीर्घकालीन जो स्क्रीन पे दे रखा है, दीर्घकालीन लागत फलन को हम देखते हैं। सी बराबर फंक्शन ऑफ क्यू एफ और सी फंक्शन ऑफ क्यू टी और पी एफ। यहाँ पर सी कॉस्ट को दे रखा है, एफ यहाँ पर फलन का संकेत दे रखा था, क्यू यहाँ पर उत्पादन की मात्रा है, टी यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, पी एफ यहाँ पर उत्पादन के साधनों की लागत है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में हम ये देखते हैं कि यदि टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो जाता है, यदि तकनीकी में परिवर्तन हो जाता है तो हमारा टीसी कर्व, टीसी का मतलब टोटल कॉस्ट कर्व, नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है, यानी लागतों में कमी आ जाती है। हम यहाँ पर दूसरा हमने जो चित्र बना रखा है उसमें देखिए आप, यहाँ पर पीएफ को चेंज करके दिखाया गया है, यानी उत्पादन के साधनों की लागतों को। यदि उत्पादन के साधन की लागत बढ़ जाएंगी तो टीसी कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारा दीर्घकालीन लागत फलन। अगर हम यहाँ टी को, टेक्नोलॉजी को और उत्पादन के साधन की लागतों को इस तरह कर दें तो हम कह सकते हैं सी फंक्शन ऑफ क्यू। सी यानी लागत उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। हम नंबर 2 पे दे रखा है अल्पकालीन लागत फलन। सी फंक्शन ऑफ क्यू टी पी एफ और के। यहाँ पर सी कॉस्ट एफ फलन को बताता है, टी यहाँ टेक्नोलॉजी को, पी एफ यहाँ पर उत्पादन के साधन की लागतों को, के यहाँ पर के कम पूंजी भूमि आदि उत्पादन के साधनों को हम लोग ले सकते हैं ये अल्पकालीन उत्पादन फलन में। अब हम देखते हैं अल्पकालीन लागत वक्रों की क्या क्या स्थिति होती है और अल्पकालीन लागत वक्र किसे कहते हैं।
लागत पर समय तत्व का बहुत प्रभाव पड़ता है। अल्पकाल में फर्म के संयंत्र का आकार स्थिर होता है, दीर्घकाल में स्थिर नहीं होता, अल्पकाल में स्थिर होता है और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए दिए हुए संयंत्र के आकार का गहनता से उपयोग किया जाता है। अतः अल्पकाल में फर्म के साधनों को स्थिर व परिवर्तनशील दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होता है स्थिर और एक होता है परिवर्तनशील। कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत। कुल लागत को हम टीसी टोटल कॉस्ट कह सकते हैं इंग्लिश में। कुल स्थिर लागत को हम टीएफसी से सूचित करेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट, और टीवीसी को हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट के रूप में लिखेंगे। तो टीसी बराबर जैसा कि स्क्रीन पे दे रखा है टीएफसी प्लस टीवीसी, यानी कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत को जोड़ लेंगे तो हम जो राशि निकल के आएगी वो कहलाएगी कुल लागत। टीसी में अगर उत्पादन की इकाइयों को भाग देंगे तो औसत निकल के आ जाता है, औसत लागत कहलाएगी। इसी प्रकार टीएफसी में क्यू का भाग देंगे यानी उत्पादन की इकाइयों का भाग देंगे तो एएफसी कहलाई जाएगी, और टीवीसी में अगर हम उत्पादन की इकाइयों का भाग देंगे तो कहलाएगी आपकी एवीसी, औसत परिवर्तनशील लागत, जैसा कि स्क्रीन पे हमने बता रखा है। तो एसी कैसे याद करेंगे हम? औसत लागत, औसत स्थिर लागत को औसत परिवर्तनशील लागत में अगर हम जोड़ लेंगे तो जो निकल के आएगा वह कहलाएगा औसत लागत। एसी किस चीज़ को इंगित कर रहा है यहाँ पर? एवरेज कॉस्ट को। एएफसी किसको इंगित कर रहा है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को। और एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को बताता है। एक लागत है सीमांत लागत। सीमांत लागत कुल लागत का ढाल होती है। वापिस दोहरा रहा हूँ मैं, सीमांत लागत कुल लागत का ढाल होती है। डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू जो निकल के आएगा वो कहलाएगा आपका एमसी यानी मार्जिनल कॉस्ट। एमसी को कैसे निकाल सकते हैं? दूसरे प्रकार, कुल इकाई में कुल लागत में एक इकाई उत्पादन करने पर जो परिवर्तन आता है, वापिस दोहराते, कुल लागत में एक इकाई का उत्पादन करने पर जो परिवर्तन आता है उसको हम सीमांत लागत कह सकते हैं। फार्मूले के रूप में, सूत्र के रूप में इस प्रकार है ये, टीवीसीएन माइनस 1 इकाइयाँ, टीवीसीएन इकाइयों में से टीवीसीएन माइनस 1 यानी पिछली वाली इकाइयों की लागत को इस वाली इकाई की लागत में से घटा देंगे कुल में से, तो हमारी सीमांत लागत निकल कर आ जाएगी। अब कुल स्थिर लागत क्या होती है इसको हम परिभाषित कर लेते हैं। कुल स्थिर लागत वह बंधी हुई लागत होती है। कुल स्थिर लागत वह बंधी हुई लागत होती है जिसका उत्पत्ति की मात्रा से संबंध न होकर केवल संयंत्र के आकार से ही संबंध होता है। यह शून्य उत्पत्ति से लेकर अधिकतम उत्पत्ति तक एक सी बनी रहती है। मार्क्स ने इसे पूरक लागत भी कहा है। इसे सामान्य लागतें, अप्रत्यक्ष लागत अथवा ऊपरी लागतें भी कहते हैं, जैसे भूमि व इमारत का किराया, बीमे का प्रीमियम, मशीनरी पर लगी पूंजी का ब्याज आदि। कहने का मतलब ये हुआ, कुल स्थिर लागत वह लागत होती है जिसकी उत्पादन की मात्रा से कोई लेना देना नहीं होता, यानी उत्पादन की मात्रा से वो संबंध नहीं रखती। उत्पादन चाहे एक इकाई का हो या उत्पादन बहुत सारी इकाई को, स्थिर लागत स्थिर ही बनी रहती है। कुल परिवर्तनशील लागतों को कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, कुल परिवर्तनशील लागत या वह लागत होती है जो घटती बढ़ती होती है, यानी इसको हम घटती बढ़ती लागत भी कह सकते हैं। यह उत्पादन या उत्पत्ति की मात्रा के साथ परिवर्तित होती रहती है। अधिक उत्पत्ति करने पर यह अधिक हो जाती है और कम उत्पादन या उत्पत्ति करने पर ये कम हो जाती है। उत्पादन के साथ ये घटती रहती है, उत्पादन के साथ घटती है, उत्पादन के साथ ही ये बढ़ती है। मार्शल ने इसे प्रमुख लागत कहा है। इसे प्रत्यक्ष लागत भी कहा जाता है क्योंकि फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मात्रा प्रत्यक्ष रूप से इन लागतों पर निर्भर करती है। इनमें हम मुख्य रूप से सम्मिलित करते हैं कच्चा माल, मजदूरी, उत्पादन,
ईंधन आदि की जो लागत आती है वो कहलाती है आपकी कुल परिवर्तनशील लागतें। तीसरी जो लागत है हमारी वह है कुल लागत। तो टीएफसी कुल स्थिर लागत को कुल परिवर्तनशील लागत में अगर दोनों को जोड़ देंगे तो ये कहलाएगी हमारी कुल लागत। इसके बारे में भी बता देते हैं। किसी भी वस्तु के कुल उत्पादन व्यय को वस्तु की कुल लागत कहते हैं। इसमें कुल स्थिर लागत व कुल परिवर्तनशील लागत का योग होता है। इसे अल्पकालीन कुल लागत एसटीसी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका संबंध अल्पकाल से होता है। अगर दीर्घकाल का होगा तो हम उसके आगे दीर्घकालीन शब्द का यूज करेंगे, अल्पकालीन है तो इसके लिए एस शॉर्ट रन का प्रयोग करेंगे। तो टीसी बराबर यानी कुल लागत बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी। इसका अगर हम चित्र की ओर देखें, इसका रेखा चित्र देखें, इस प्रकार का निकल कर हम जो स्क्रीन पर दिखा के इस प्रकार से इसका टीसी और टीवीसी का चित्र बने। इन दोनों का जो गैप होता है वो कहलाता है टीएफसी। टीवीसी में अगर हम लोग टीएफसी को जोड़ते हैं तो ये निकल के आ जाता है टीसी। स्पष्टीकरण देखते हैं इस डायग्राम का। ये जो रेखा चित्र में ओ एक्स एक्स पर उत्पत्ति की मात्रा है, उत्पादन की मात्रा, ओ वाई एक्स पर लागतें ली गई हैं। टीएफसी वक्र ओ एक्स एक्स के समांतर होता है, क्योंकि उत्पत्ति की प्रत्येक मात्रा पर यह स्थिर रहता है, इस वजह से इसको एक्स एक्स के समांतर माना जाता है। टीवीसी वक्र उत्पत्ति की मात्रा के साथ साथ बदलता रहता है। उत्पत्ति शून्य होने पर ये शून्य हो जाता है, यानी अगर कोई फर्म चालू रहेगी तो ये कम रहेगा, अगर बंद हो जाती है तो ये शून्य हो जाएगा, चालू रहेगी तो इकाई को साथ ही बढ़ती हुई चले जाता है। उत्पत्ति शून्य होने पर यह शून्य हो जाता है परिवर्तनशील लागत, तथा बढ़ने पर यह बढ़ जाता है। टीसी वक्र टीएफसी व टीवीसी का योग होता है। यह भी उत्पत्ति की मात्रा बढ़ने के साथ साथ बढ़ता रहता है। उत्पत्ति के प्रत्येक स्तर पर टीसी व टीवीसी में टीएफसी के समान अंतर बना ही रहता है, चाहे कोई सा भी एक इकाई हो, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई। टीसी और टीवीसी का जो चित्र में जो गैप दे रखा है वो टीएफसी के बराबर बना ही रहेगा। अब लेते हैं हम औसत स्थिर लागत एएफसी। बड़ी इंपॉर्टेंट लागत है ये हमारे अर्थशास्त्र की, इस चैप्टर की, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट की। देखिए इसके बारे में बताते हैं आपको। कुल स्थिर लागत में वस्तु की इकाइयों का भाग देने से औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है। वापस दोहराते हैं, कुल स्थिर लागत में वस्तु की इकाइयों का भाग देने से औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है। यह निरंतर घटती हुई होती है। ये जो इकाइयाँ प्रोडक्शन हो जाएगी, एक्स्ट्रा इकाइयों का उत्पादन करते चले जाएंगे तो इसकी जो ये क्या घटती हुई चली जाती है। क्यों घटती है? क्योंकि उत्पत्ति की मात्रा के बढ़ने पर यह अधिक इकाइयों पर फैला दी जाती है, लेकिन यह कभी शून्य नहीं हो सकती। एएफसी वक्र के प्रत्येक बिंदु पर कुल स्थिर लागत समान बनी रहती है। इसलिए इसकी आकृति एक आयताकार हाइपरबोला की होती है। इसको रेक्टेंगल हाइपरबोला भी कहा जाता है। इसको दोनों किनारे दोनों अक्षों के समीप आ सकते हैं, लेकिन इन्हें कभी ये छूते नहीं है। वाई एक्स वाला वाई एक्स के समीप आता चला जाएगा, एक्स एक्स वाला एक्स एक्स के समीप आता चला जाएगा, लेकिन कभी भी दोनों अक्ष को ये टेंजेंट स्पर्श ये नहीं करेंगे। एएफसी निकाल कैसे निकलेगी? टीएफसी का अगर हम क्यू का भाग दे देंगे तो एएफसी निकल कर आ जाएगी। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आयता का हाइपरबोला कौन सी लागत होती है, तो एएफसी बड़ी इंपॉर्टेंट लागत होती है जो लगातार घटती हुई चली जाती है। बाकी और लागतें या तो घटती है फिर बढ़ती हुई होती है, उनमें परिवर्तन होता है, तो लेकिन ये एक ऐसी लागत है जो लगातार घटती हुई चली जाती है। नंबर 5 देखते हैं औसत परिवर्तनशील लागत एवीसी। कुल परिवर्तनशील लागत में वस्तु की इकाइयों का भाग देने से प्राप्त मान को या अंकों को औसत परिवर्तनशील लागत एवीसी कहते हैं। यह प्राय शुरू में घटती है वर्तमान प्रतिफल के कारण, फिर ये न्यूनतम हो जाती है। न्यूनतम होने के बाद फिर ये बढ़ना चालू करती है। ये यू आकार की, हम इसको कह सकते हैं यू आकार की होती है। ये न्यूनतम होने के बाद में इस वजह से बढ़ती है कि शुरू में वर्तमान प्रतिफल के कारण ये घटती है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के कारण, और फिर आसमान प्रतिफल के नियम के कारण
यानी फर्म को एक सीमा के बाद में उत्पादन करेगी तो उसको घाटा होने लग जाता है, उसकी लागतें बढ़ने लग जाती हैं। उस नियम के कारण ये बढ़ने लग जाती है। इस वजह से एबीसी वक्र का आकार यू आकार का होता है। और फार्मूला के तौर पे हम कह सकते हैं, इसका फार्मूला हम कह सकते हैं एबीसी बराबर टीवीसी अपॉन क्यू। कुल परिवर्तनीय लागत में उत्पादन की इकाइयों का भाग देंगे तो निकल के आएगा औसत परिवर्तनशील लागत। जैसे स्क्रीन में देख लीजिए, इसका हमने इसका दे रखा है, एबीसी का डायग्राम बना रखा है। एबीसी एक शुरू में ये घटती है, उसके बाद में न्यूनतम होती है, उसके बाद में ये बढ़ती है। और नंबर 6 लागत देखिए, औसत लागत एसी। कुल लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग देने पर, कुल लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग देने पर प्राप्त मान को औसत लागत कहते हैं। औसत लागत उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर औसत स्तर लागत व औसत परिवर्तनशील लागत का योग होती है। इससे अल्पकालीन औसत लागत ऐसे से भी कहते हैं। इसका वक्र भी यू आकार का ही होता है। देखिए डायग्राम में हमने बना रखा है AC बराबर TC अपॉन Q। और AC को दो तरीके से हमने इसका आपको बता रखा है, हल कर सकते हैं। AC का TC में अगर Q उत्पादन के इकाइयों को भाग देंगे तो निकल जाएगा, और साथ में AFC और ABC को अगर हम जोड़ लेंगे तो भी AC हमारा निकल कर आएगा। चित्र में देखिए आप, AFC लगातार घट रहा है, ABC यू आकार का है और AC भी आपका यू आकार है। AC और ABC का जो गैप है वो AFC के बराबर माना जाता है। AC न्यूनतमों के बढ़ती है, ABC न्यूनतम बढ़ती है, लेकिन AFC ऐसा नहीं करती। नंबर 7वीं जो लागत वह सीमांत लागत। फर्म द्वारा वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है, कुल लागत में जो परिवर्तन ऋणात्मक हो सकता है और धनात्मक हो सकता है। कुल लागत में जो परिवर्तन होता है, फर्म के द्वारा एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। यह प्रारंभ में बढ़ती है, प्रारंभ में घटती है, न्यूनतम होती है, उसके बाद में फिर ये बढ़ती है। यह AC व ABC के न्यूनतम बिंदु को काटते हुए ऊपर की ओर जाती है। इसका वक्र भी यू आकार का होता है। देखिए डायग्राम बना रखा है, वापस दोहराते हैं। ध्यान रखिए, जो सीमांत लागत वक्र है वो ABC और AC वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पे काटेगी। ये कन्फर्मेशन है, मतलब ये इस चीज़ को, इसको बनाते टाइम उससे पहले खुद भी न्यूनतम हो जाएगी। MC वक्र पहले घटेगी, न्यूनतम होगी, फिर ये जब लागत बढ़ेगी, जैसे कि डायग्राम में हमने दिखा रखा है, जब ये बढ़ेगी तो ये ABC को पहले न्यूनतम बिंदु पे काटेगी, फिर ऊपर जाएगी तो ये AC वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटेगी। तो MC कैसे ज्ञात कर सकते हैं? MC ज्ञात करने के लिए भी 2-3 विधियां है। नंबर 1, डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। कुल लागत में जो परिवर्तन होता है और उत्पादन की इकाई में जो परिवर्तन होता है, दोनों का जो डिवाइड करने से जो मान आता है वो कहलाता है सीमांत लागत। वापिस दोहराते हैं, कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उस संख्या में, कुल उत्पादन की इकाई में जो परिवर्तन उस संख्या का भाग देने पर जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो कहलाता है सीमांत लागत। सीमांत लागत को दूसरी तरह TVCN n इकाइयों में से पिछली इकाई TVCN -1 इकाइयों को घटा देंगे तो जो निकल के आएगा वह कहलाएगा हमारा सीमांत लागत। ये लागत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बड़ी महत्वपूर्ण होती है। चित्र का स्पष्टीकरण हम और देख लेते हैं। ये जो रेखा चित्र में, इसमें OX एक्स पर हमने उत्पत्ति की मात्रा ली है और OY एक्स पर लागतें, औसत और सीमांत लागतों को हमने लिया है। AFC वक्र लगातार घटता रहता है, लेकिन यह कभी भी OX अक्ष को स्पर्श नहीं करता। ABC वक्र प्रारंभ में बढ़ता है, फिर न्यूनतम होता है, न्यूनतम होने के बाद में फिर ये बढ़ता है। यह भी यू आकार का ही होता है। AC वक्र AFC व ABC के योग से ही बनता है। यह भी प्रारंभ में घटता है, न्यूनतम होता है, उसके बाद में फिर ये बढ़ता है। AC का न्यूनतम बिंदु ABC के न्यूनतम बिंदु के बाद में आता है। एक वापिस दोहराता हूँ मैं, AC का न्यूनतम बिंदु ABC के न्यूनतम बिंदु के बाद में आता है। इसका कारण यह है कि प्रारंभ में ABC व AFC दोनों बढ़ते हैं, जिससे AC घटती है,
इसके बाद में एबीसी न्यूनतम होकर बढ़ने लग जाता है, लेकिन एबीसी के बढ़ने की गति एएफसी से घटने की गति से कम होती है, जिससे एसी घटती है। इसके बाद में एबीसी के बढ़ने की गति एएफसी के घटने की गति से अधिक हो जाती है, जिससे एसी बढ़ने लग जाता है। एएमसी वक्र प्रारंभ में घटता है, न्यूनतम होने के बाद में बढ़ने लगता है। यह एबीसी व एसी के न्यूनतम बिंदु को काटता हुआ ऊपर की ओर जाता है। इसका वक्र यू आकार का होता है। तो ये इस डायग्राम के स्पेसिफिकेशन हमने इसको दे रखा है, इसके विद्यार्थी अच्छी तरह इसका अध्ययन कर लें। अब अल्पकालीन औसत लागत व सीमांत लागत में क्या संबंध पाया जाता है। औसत लागत और सीमांत लागत, इसको एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और इसको पूछ भी लिया जाता है। औसत लागत और सीमांत लागत में क्या संबंध पाया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं औसत लागत कैसे निकालते हैं। टीसी में उत्पादन की इकाइयों का भाग दे देंगे तो हम औसत लागत निकाल सकते हैं, या फिर एएफसी और एबीसी को हम लोग जोड़ लेंगे। औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत को अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो ये कहलाएगी हमारी एसी औसत लागत। सीमांत लागत कैसे निकालते हैं। डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसमें भाग देंगे उत्पादन की इकाई में जो परिवर्तन होता है उसका, तो जो संख्या निकल के आएगी वह कहलाएगी हमारी सीमांत लागत। इसका डायग्राम हमने दे रखा है, एसी और एमसी हमने बना रखा है। ओ एक्स अक्ष पर हम लोग उत्पादन की मात्रा और ओ वाई एक्स पर एसी और एमसी औसत लागत और सीमांत लागत हमने ले रखी है, और ये डायग्राम को हमने इससे स्पष्ट कर सकता है। इसमें हमने 2-3 संबंध को हम आपको बता देते हैं जो संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 1, जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत भी घटती है। हम घटना शब्द नहीं कह सकते, जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत इसके नीचे रहती है। और जब औसत लागत न्यूनतम होती है नंबर 2, तो सीमांत लागत इसके न्यूनतम बिंदु को काटते हुए ऊपर की ओर बढ़ जाती है। अब जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत इसके ऊपर रहती है। तो वापस दोहरा रहे हैं, 3 संबंधों को स्पष्ट करना मैं चाह रहा हूँ इसमें। नंबर 1, जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत इसके नीचे रहती है। जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो सीमांत लागत इसके बराबर हो जाती है। अब जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत इसके ऊपर रहती है। औसत लागत जहाँ तक न्यूनतम होती है तो सीमांत लागत उससे पहले न्यूनतम होकर बढ़ने लग जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत घटती है, नहीं, औसत लागत कंटिन्यू घटती रहती है तो सीमांत लागत न्यूनतम होकर फिर बढ़ने लग जाती है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत इसके नीचे रहती है, और जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत इसके ऊपर रहती है, और औसत लागत को न्यूनतम बिंदु पर सीमांत लागत काटती है। इस प्रकार हमने आज ये इन लागतों का अध्ययन किया, जिसमें नंबर 1 जो लागत थी वो कुल स्थिर लागत, फिर हमने कुल परिवर्तनशील लागत के बारे में बताया, फिर कुल लागत के बारे में बताया, हमने इन चित्रों का इनका स्पष्टीकरण भी किया। चौथी लागत हमने औसत स्थिर लागत, 5वीं औसत परिवर्तनशील लागत, 6वीं हमने औसत लागत के बारे में बताया, फिर हमने सीमांत लागत के बारे में बताया, और अंत में हमने जो आज का जो टॉपिक है उसमें अल्पकालीन औसत लागत और सीमांत लागत के संबंध के बारे में चित्र के द्वारा स्पष्ट किया गया है। अगली वीडियो में हम दीर्घकालीन लागतों के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।